हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर जहां मिलता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, जहां आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इस चैप्टर के माइंड मैप को हमने देखा, इसी चैप्टर से इसके एमसीक्यूज को देखा और अब हम देखने वाले हैं इसी चैप्टर से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इस छोटे से चैप्टर से कौन कौन से वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं, हर उन क्वेश्चंस की तरफ हम चलेंगे, हर उन क्वेश्चंस को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में कौन कौन से बेहतरीन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम उन सबको सॉल्व करने वाले हैं। कोई अगर डाउट आपको रह जाता है मन में, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको नहीं समझ में आता है, आप बिल्कुल उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया या इस तरीके की चीजें हैं, तो हम आपके डाउट्स को बिल्कुल ही क्लियर करने की कोशिश करेंगे, इनफैक्ट करेंगे भी। तो एक एक करके देखते हैं कि इन बेहतरीन सवालों के इस लिस्ट में पहला सवाल क्या हमसे पूछा गया है। तो पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है। देखिए, ऐसा है कि माइंड मैप बहुत ही छोटा सा था इसका, क्योंकि चैप्टर ही बहुत छोटा है। उस छोटे से चैप्टर के छोटे से माइंड मैप में हमने देखा है बहुत सारी चीजों को। अगर आपने उस माइंड मैप को अच्छे तरीके से देखा है तो मैं ये कह सकता हूं आपसे कि जो भी एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे आप उनका बिल्कुल ही आसानी से आंसर करने वाले हो, क्योंकि उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। वेरी शॉर्ट में भी, शॉर्ट लॉन्ग, जितने भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे उन सबको आप आसानी से आंसर कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही सही तरीके से उसको डिजाइन करके आपको दिया गया है। तो देखिए, पहला सवाल हमारे सामने क्या पूछ रहा है, स्विस चीज के बारे में है ये क्वेश्चन। तो कहता है कि व्हाई डज स्विस चीज हैव बिग होल्स। अगेन हम ये चीज जानते हैं कि ये जो स्विस चीज है इसमें बिग होल्स हैं, राइट। अब सवाल हमारा ये है कि इसी स्विस चीज में ये बिग होल्स क्यों हैं, यही हमारा सवाल बन के आ गया। बहुत ही आसान सा सवाल है। आसान सा सवाल इसलिए है क्योंकि मतलब देखिए, हमने कई बार इसको देखा है, जाना है, समझा है, तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है कि द बिग होल्स इन स्विस चीज आर मेड बाय ए बैक्टीरियम। एक बैक्टीरिया के कारण होता है, जिस बैक्टीरिया का नाम है पेनिसिलियम शर्मान। इस एस को छोटा होना चाहिए था एक्चुअली, पेनिसिलियम शर्मान। ये जो है, इस बैक्टीरिया के कारण हमें स्विस चीज में वो बड़े बड़े होल्स देखने को मिलते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है कि ये जो बैक्टीरिया है, कह रहा है कि इट कंज्यूम्स द लैक्टोज प्रोटीन। ये क्या करता है, इट कंज्यूम्स द लैक्टोज प्रोटीन इन द चीज टू फॉर्म लैक्टिक एसिड। इसमें क्या होता है, प्रोटीन सही है, फिर ये क्या होता है, चीज टू फॉर्म लैक्टिक एसिड। अब देखिए, यहां पर ऐसा होता है कि ये चीज जो है, ये कहीं ना कहीं हम जान रहे हैं कि ये मिल्क से बना है, ये मिल्क का प्रोडक्ट है, मिल्क का ये प्रोडक्ट है, और इसके कारण हमें यहां पर हमें लैक्टोज प्रोटीन हमें देखने को इसमें मिलेगा। तो अब यहां पर ये क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया है जिसका नाम हमने पेनिसिलियम शर्मान रखा है, ये क्या करता है, इस लैक्टोज प्रोटीन को ये कंज्यूम करता है और फिर ये क्या करता है, और ये फिर एक तरफ से इसने क्या किया है कि इसने लैक्टोज प्रोटीन को कंज्यूम किया है और ये फिर हमें दे क्या रहा है, यहां से ये हमें लैक्टिक एसिड दे रहा है, ठीक है। ये यहां से लैक्टिक एसिड दे रहा है और इसके कारण, इसके निकलने से फिर हमें क्या होता है, इसमें बिग होल्स हमें देखने को मिलता है। कितना आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। आप इसको भी नोट कर सकते हो, आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल लो। कोई डाउट है, कोई नहीं आया समझ में, ऐसा तो कोई चीज है ही नहीं जो हमें समझ में नहीं आए। फिर भी अगर कुछ दिक्कत है तो आप बिल्कुल ही पूछ सकते हैं। फिलहाल आप इसको नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल ले। फिर हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 2 के तरफ और देखते हैं कि दूसरा सवाल हमसे क्या पूछा गया है, राइट। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। ये रहा हमारा दूसरा सवाल हमारे सामने, और दूसरा सवाल हमसे कहता है कुछ ऐसा कि व्हाट आर फर्मेंटर्स। फर्मेंटर्स क्या होता है, तो सिंपल हम कह सकते हैं, वेरी शॉर्ट की बात है तो जिससे हम फर्मेंटेशन के लिए यूज करते हैं वो होगा। तो फर्मेंटर्स आर द लार्ज वेसल्स विच आर यूज्ड फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स। अब देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर हमारे पास है फर्मेंटर्स, ठीक है, ठीक है, फर्मेंटर्स है हमारे पास। इसके मदद से हम क्या करेंगे, तो इसके मदद से हमें फर्मेंटेशन हम करेंगे, इसके मदद से हम फर्मेंटेशन करेंगे, और जब फर्मेंटेशन करवाएंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, हमें फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स मिलेगा। क्वेश्चन कंप्लीट, आंसर कंप्लीट,
हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर बस इसी में कंप्लीट हो गया। ये जो हमने लिखा बस इतनी सी इसकी बात है, बात बस इतनी सी है कि फर्मेंटर्स क्या है। तो फर्मेंटर्स जो है वो लार्ज वेसल्स हैं, आर लार्ज वेसल्स विच आर यूज फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स। जिसको कॉमर्शियल प्रोडक्शन है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स के कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर द फर्मेंटेशन बाय ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और यहां पर फर्मेंटेशन जो होता है, यहां पर किसकी मदद ली जाती है, तो यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प ली जाती है। सवाल बस इतना सा था, आंसर हमारा ये रहा। समझ में आ रहा है फर्मेंटर्स क्या है। तो ये फर्मेंटर्स के नीचे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये लार्ज वेसल्स हैं, ठीक है, ये लार्ज वेसल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस लार्ज वेसल्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मदद से हमने फर्मेंटेशन करवाया और फाइनली हमें फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स मिल गए। और ये जब इसका कॉमर्शियली हम यहाँ पर लिख रहे हैं, दैट इज के कॉमर्शियली यूज के लिए, मतलब इसको बनाना है एंड फिर मार्केट में एक्सपोर्ट करना है। तो ये रहा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ रही है चीजें, बिल्कुल आ रही होंगी, बहुत ही आसान सा है, आप इसको भी नोट कर सकते हो। बिल्कुल ये रहा, आप पूरा स्क्रीन आप देख सकते हो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 3 की तरफ कि तीसरा सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। तीसरे सवाल की तरफ हमारी गाड़ी चल रही है, ये इधर से क्लियर। और ये रहा हमारा तीसरा सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है कुछ ऐसा कि नेम ए माइक्रोब यूज्ड फॉर स्टेन प्रोडक्ट स्टैटिन प्रोडक्शन। स्टेन नहीं, स्टैटिन है। कह रहा है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई तो एक माइक्रोब है जिसके मदद से हम क्या करते हैं, स्टैटिन बना रहे होते हैं, स्टैटिन हमें मिलता है। तो स्टैटिन के प्रोडक्शन में जो माइक्रो इन्वॉल्व है, उस माइक्रोब इन्वॉल्व है, उसका नाम लेना है। फिर कहता है कि हाउ डू स्टैटिन्स लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब देखिए क्वेश्चन ने हमें ये बता दिया, आंसर की तरफ तो हम बाद में बढ़ेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन ने हमें बता दिया है कि सच में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी बहुत अहम रोल है हमारे इस लाइफ को नॉर्मल बनाने में। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मदद से हम अपने लाइफ स्टाइल को काफी आसान बना रहे होते हैं। अब देखिए किसी को है कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ चुका है, किसी को ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ चुका है। अब देखिए कि किसी का ब्लड कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ता है, ठीक है, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल से क्या हो सकता है, इसको समझते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, काफी अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ब्लड वेसल्स है, और इधर से क्या होना है कि ब्लड सेल को इस रास्ते फ्लो होना है, ठीक है, इस रास्ते इसको फ्लो होना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो ब्लड वेसल्स है, अगर हम इसको देखें तो कुछ वो 3D डायग्राम बनाते हैं, तो कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं, राइट। कैसे बना सकते हैं, ये तो हमें दिखा, इस तरीके से 3D डायग्राम है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि इससे और इसके बीच की दूरी कोई अगर हम d ले लेते हैं, d दूरी है इसके बीच की, तो ब्लड कुछ फ्लो कर रहा होगा अपने रफ्तार से, उसको एक जगह है जिधर से वो फ्लो कर रहा है। अब देखिए इससे क्या होता है, अगर इसी में अगर कोलेस्ट्रॉल अगर आकर के जमा हो जाता है, इधर से अगर कोलेस्ट्रॉल अगर जमा हो जाता है, ठीक है, और फिर क्या होता है, इधर से ये जो D है, इसकी दूरी जो है वो घट जाती है, D ना रह करके कह सकते हैं कि D-x कुछ ये बच गया। तब क्या है, यहाँ से जो ब्लड फ्लो करेगा, इसके कारण इधर जो है वो प्रेशर जो है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्रेशर बढ़ सकता है, प्रेशर बढ़ सकता है। एज ए रिजल्ट आपको बहुत ही डेंजर चीजों से गुजरना पड़ सकता है, लाइक कि हार्ट अटैक की संभावना भी यहाँ पर बनती है। तो इस तरीके की संभावना यहाँ बन सकती है, तो जरूरत है कि हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करें। लो करने में मदद करता है ये स्टैटिन, और ये स्टैटिन निकल कर क्या आ रहा है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो कहीं ना कहीं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फायदेमंद साबित हो रहा है, हमें मदद कर रहा है। सो ह्यूमन वेलफेयर में ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब तो ये माइक्रो है कौन सा, तो द माइक्रो विच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टैटिन इज मोनास्कस परप्यूरस। ये वो माइक्रोब है जो स्टैटिन का प्रोडक्शन करता है। फिर अगला सवाल हमारा था कि हाउ डू स्टैटिन लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो एक्चुअली होता है कि स्टैटिन लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म्स।
and the reduction is larger in individuals with a higher blood pressure and those with the lower HDLC। यहाँ पर क्या करता है कि ये स्टैटिन लोअर करता है ब्लड प्रेशर को, जो कोलेस्ट्रॉल के थ्रू जो ब्लड प्रेशर जो वहाँ पे हाई हो रहा है उसको ये लो करता है, और इसके मदद से फिर वो जो हार्ट अटैक वाली जो चीज़ें हो सकती हैं उसको फिर उससे इसको रोकता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि चौथा सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ चुका और एक नजर डालते हैं इस बेहतरीन सवाल के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि व्हाई डू वी प्रेफर टू कॉल सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब देखिए, जब हम लोग वाटर ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, जब हम लोग यहां पर इस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर, तो हमने देखा था दो चीजों को। एक तरफ हमने रखा था प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट हमने देखा था, आपको याद होना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है तो माइंड मैप का वो लेक्चर आप देख करके याद कर सकते हैं। फिर हमने रखा था सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक, सेकेंडरी 2 बार लिख दिया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हमने एक और नाम दिया था, दैट इज ऑफ कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। हमने इसको नाम दिया था बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। अब यहां पर प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या कर रहे थे कि कुछ जो सॉलिड वेस्ट थे, इस वाले केस में हम कर रहे थे कुछ ऐसा कि जो सॉलिड वेस्ट थे इसको हम लोग क्या कर रहे थे, इसको हम लोग क्लीन कर रहे थे, ठीक है, क्लीन कर रहे थे। सॉलिड वेस्ट को क्लीन करने के लिए बहुत ही सिंपल सी चीजों का हम यूज कर रहे थे, लाइक फिल्टरेशन का हम यूज कर रहे थे, फिल्टरेशन का यूज कर रहे थे, इस चीजों से साफ हो रहा था। लेकिन सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमें क्या करना था कि हमें केमिकली भी इसको क्या करना था, केमिकलों से भी हम इसे क्लीन करना था, ठीक है। तो यही हमें देखना है कि सेकेंडरी वेस्ट वाटर को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों कहते हैं। तो देखिए, इट इज प्रेफर्ड टू कॉल द सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट एट इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। तो इस वाले केस में तो फिल्टरेशन वगैरह का यूज कर लिया हमने, और इस वाले केस में हम क्या करते हैं, इस वाले केस में हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जब हम यूज कर रहे हैं तो उस केस में हमें क्या दिखता है, तो इसलिए हमने इसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का भी नाम दे दिया है, ठीक है। यही कारण है, नोट कर सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक, बिल्कुल ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, एक बार भी रीड किया है, माइंड मैप को देखा है, अगर हमने एनसीईआरटी बुक को रीड किया है, तो ये चैप्टर काफ़ी आसानी से हमारा निकलने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम अपने 5वें सवाल की तरफ, आगे बढ़ते हैं हम अपने 5th क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि 5वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ये आ गया हमारे सामने हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि What for nucleopolyhydroviruses are being used nowadays? तो आज के समय में, अभी के समय में ये जो न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरसेस का यूज किया जा रहा है, ये किस कारण से यूज किया जा रहा है, क्यों यूज किया जा रहा है, किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, क्वेश्चन का यही पूछना है। तो ये जो न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरसेस है, जिसको हम लोग NPVS भी लिखते हैं, शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, are being used nowadays as a biological pesticide। अब इसको ध्यान देना है, यहां पर एक टर्म आया हमारे पास कि बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है टू किल द इंसेक्ट सच एज कैटरपिलर, और यहां पर एक टर्म है हमारे पास कैटरपिलर एंड बटरफ्लाइज विच डैमेज द प्लांट्स एंड क्रॉप्स। अब कोई किसान है, कोई फार्मर है, इस फार्मर भाई साहब ने क्या की, खेती की, और इसके क्रॉप्स को, जो भी इसका क्रॉप प्लांट है, इस क्रॉप प्लांट का क्या हो रहा है, इस क्रॉप प्लांट पर आ जा रहे हैं कुछ कैटरपिलर्स, इस पर आ जा रहे हैं कौन, तो कुछ कैटरपिलर्स आ जा रहे हैं, और कौन आ जा रहे हैं, तो हमें यहां पर कुछ बटरफ्लाइज, और इनके कारण क्या हो रहा है, इनके कारण ये जो क्रॉप प्लांट्स हैं ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ठीक है,
ये इसको खाते हैं एज अ फूड, ये लेते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या क्रॉप प्लांट जो है वो बर्बाद हो रहा है। लास्टली लॉस किसको है, तो इस फार्मर को क्या है कि लॉस देखने को मिल रहा है। तो फिर क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए। तो सॉल्यूशन निकल करके आया हमारे पास, जो रिसर्चर्स थे वहां से सॉल्यूशन निकल करके आता है, दैट इज NPVS, मतलब कि न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरसेस। अब क्या करते हैं ये वायरसेस, करते क्या हैं कि ये कैटरपिलर्स और बटरफ्लाइज जो है ये जो N यहां पर है NPVS, ये जो हैं ये इनको किल करते हैं, और इनको किल करते हैं तो फिर क्या है, क्रॉप प्लांट को बचाया जा सकता है, क्रॉप प्लांट बच जाता है। इसलिए आज के समय में इसका यूज हो रहा है। काफी आसान है, नोट कर सकते हो आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किसी तरीके के डाउट आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स को बिल्कुल ही क्लियर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कुछ ऐसा कि हाउ हैज द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स हेल्प्ड मैनकाइंड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। अब देखिए, हमने कई बार देखा है, हमने डिस्कस भी किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जुड़े अपने पिछले चैप्टर में, दैट इज की ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नाम के चैप्टर में, कि बैक्टीरिया जो होते हैं, ये बैक्टीरिया के कारण बहुत सारे डिजीज हो रहे होते हैं, जिनको हम लोग बैक्टीरियल डिजीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो हम जानते हैं इनको बैक्टीरियल डिजीज के नाम से, चूंकि बैक्टीरिया के कारण हो रहे हैं। एग्जाम्पल हमारे पास बहुत से थे, दैट जैसे कि था हमारे पास टाइफॉइड था हमारे पास, ठीक है, हमारे पास न्यूमोनिया था, ठीक है, जैसे सैल्मोनेला टाइफी से हो रहा है। न्यूमोनिया की बात करें तो ये हमें देखना स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण यहाँ पर हो रहा है। तो कुछ मतलब हैं इस तरीके के बैक्टीरिया। तो इसको ठीक करने के लिए जरूरत है कि उन बैक्टीरिया को कहीं ना कहीं किल किया जाए। तो वैसे मेडिसिन्स जो हैं, ऐसे मेडिसिन्स विच आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया, उसको हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग एंटीबायोटिक के नाम से जानते हैं। अभी एंटीबायोटिक का यूज हम करते हैं बैक्टीरियल डिजीज को, बैक्टीरिया को हमने किल किया और फिर हम इंसानों को ठीक कर सकते हैं। तो वही कहते हैं, डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स हैज हेल्प्ड मैनकाइंड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन बाय प्रोवाइडिंग द रेसिस्टेंस अगेंस्ट द बैक्टीरियल इंफेक्शन। तो बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी जो है वो मेडिसिन के फील्ड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसको भी आप नोट कर सकते हो, बहुत ही आसान सा था, आप जानते भी होंगे इसके बारे में, और आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं कि 7वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि हमने देखा था कि why is distillation required for the producing the certain alcoholic drink। अब देखिए, जब हमने अल्कोहलिक ड्रिंक्स के बारे में डिस्कस किया था, अल्कोहलिक ड्रिंक्स को जब बनाया जाता है तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, दो तरीके हैं। एक तरीका है कि डिस्टिलेशन से होकर के गुजरना है, और दूसरा तरीका है कि डिस्टिलेशन से नहीं होके गुजरना है। ठीक है, मतलब एक में डिस्टिलेशन करवाया जाता है और एक में डिस्टिलेशन जो है वो नहीं करवाया जाता है, एक में करवाया जा रहा है। अब इस चीज को ध्यान में रखना, इन दोनों का क्या पर्पस है। तो यहां पर क्या है कि डिस्टिलेशन को तो ये कह रहा है क्यों डिस्टिलेशन करवाया जरूरी होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम डिस्टिलेशन करवाते हैं तो ये अल्कोहल के कंसंट्रेशन को जो है वो बढ़ाता है, और जब हम डिस्टिलेशन नहीं करवाते हैं तो ये अल्कोहल के कंसंट्रेशन को ये क्या करता है, अल्कोहल के कंसंट्रेशन को ये कम रखता है। तो जब अल्कोहल के कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाता है तो इसका जिस पर्पस के लिए इसको बनाया जा रहा है उसमें ये ज्यादा कारगर है, मतलब इसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो क्या होता है कि ये जिस पर्पस के लिए बनाया जाता है, जिस भी पर्पस के लिए अल्कोहल को बनाया जा रहा है, उसमें ये ज़्यादा अल्कोहल के कंसंट्रेशन होने से इसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। ठीक है,
तो वही कह रहा है कि डिस्टिलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोड्यूसिंग सर्टेन अल्कोहलिक ड्रिंक्स बिकॉज इट इंक्रीजेस द ओवरऑल अल्कोहल कंटेंट इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स में ऐसा नहीं है कि, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक है उसमें 100% जो है वो अल्कोहल होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 100% अल्कोहल नहीं होता है। जो डिस्टिलेशन के जो अल्कोहलिक ड्रिंक बनाया जाता है, जो डिस्टिलेशन जिसमें करवाया जा रहा है उसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन ज्यादा है। इट्स नियर अबाउट 40% के आसपास यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हमारे सामने क्या आ गया था, इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे इसके एग्जाम्पल के सामने हमारे पास रम, विस्की, ये सारे कुछ इसके एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। और वहीं अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल्स में हमारे पास क्या था, तो इसके एग्जाम्पल्स में हमारे पास बियर, और बियर यहां पर हमें देखने को मिला था इसके एग्जाम्पल में, राइट, ठीक है। बियर एंड वाइन भी था एक ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीजें थी। तो डिस्टिलेशन से क्या है कि हम अल्कोहल के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अल्कोहल के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, तो उस कैटेगरी में रम, विस्की, ये सब आते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको, राइट। आगे चलें अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि 8वां सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। 8वें सवाल की तरफ हम चलते हैं और 8वां सवाल ये रहा हमारे सामने। 8वां सवाल हमसे क्या कहता है, कह रहा है कि राइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट Aspergillus niger, Clostridium botulinum एंड Lactobacillus share। मतलब यहां पर 3 माइक्रोब के नाम दे रखे हैं, एक ये रहा, दूसरा और तीसरा। और इसमें कहा जा रहा है कि ये तीनों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो तीनों शेयर करते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो ये तीनों शो करते हैं वो ये है कि ये अलग अलग एसिड के प्रोडक्शन में ये अपना योगदान दे रहे होते हैं। किसमें योगदान देते हैं ये, तो ये योगदान दे रहे हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ, ये किसमें योगदान दे रहे हैं अपना, तो इन प्रोडक्शन ऑफ, तो प्रोडक्शन ऑफ यहां पर क्या है, प्रोडक्शन ऑफ वेरियस एसिड्स। तो अलग अलग एसिड्स में ये अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं अलग अलग एसिड का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ये शेयर करते हैं। अब सवाल ये है कि कौन सा वाला कौन से एसिड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो देखिए, एस्परजिलस नाइजर की अगर हम बात करें तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है, तो इससे हम लोग को सिट्रिक एसिड देखने को मिल रहा है। यहां पर ये सिट्रिक एसिड का ये फॉर्मेशन करवा रहा है। दूसरे में हमारे पास जो दूसरा हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट इज की कोलिस्ट्रीडियम ब्रिटाइलियम, ये जो है इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो इससे हमने ब्यूटायरिक एसिड हमें देखने को मिल रहा है। मतलब याद करना भी आसान है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है उससे रिलेटेड एसिड्स के नाम है। फिर लैक्टोबैसिलस जो है ये हमारे पास, अब जो लैक्टोबैसिलस है इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो इससे हमें लैक्टिक एसिड देखने को मिल रहा है। तो यहां पर इस तरीके से अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और उनसे अलग अलग हमें एसिड्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट एस्परजिलस नाइजर, कोलिस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम एंड लैक्टोबैसिलस share are that they all microorganisms which are involved in the production of various acids। फिर कह रहा है कि ये जो नाइजर है दिस इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड, या कोलिस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जो है दिस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटारिक एसिड, एंड लैक्टोबैसिलस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो ये इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और फीचर्स हैं जो सभी शेयर कर रहे हैं। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आप इसको भी नोट कर सकते हो, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या पूछ रहा है। तो आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और 9th क्वेश्चन हमसे कहता है कुछ ऐसा कि व्हाट वुड हैपन इफ आवर इंटेस्टाइन हार्बर्स माइक्रोबियल फ्लोरा एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ द रूमेन ऑफ कैटल। अब देखिए यहां पर दो केस है, एक केस है हमारे ह्यूमंस का और हम ह्यूमंस का, और दूसरा केस यहां पर है कैटल्स का। ठीक है, इन दोनों के डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ डिफरेंस होता है।
अब सवाल ये है कि ये जो र्यूमेन ऑफ कैटल है इसमें कोई अलग माइक्रोब पाया जा रहा है, ठीक है। ह्यूमंस में भी है, कोई अलग माइक्रोब है यहां पे, ठीक है। अब सवाल इसका ये है कि क्या होगा अगर जो माइक्रोबियल फ्लोरा जो कैटल्स में पाया जा रहा है वही सेम एग्जैक्टली हम इंसानों में अगर पाया जाने लगे तो फिर क्या हो जाएगा, व्हाट वुड हैपन इफ आवर इंटेस्टाइन, हम ह्यूमंस में अगर वो सेम पाया जाने लगे तो क्या होगा। अब बात कर लेते हैं इन कैटल्स के बारे में। कैटल्स के अंदर डाइजेशन हो रहा है और डाइजेशन होने के बाद हमें दिखता है कि ये जो लास्ट में ये जो फीकल मैटर ये रिलीज करते हैं, ठीक है, फीकल मैटर रिलीज करते हैं। हमने देखा है कि काऊ डंक वगैरह जो है इन सब का यूज क्यों किया जा रहा है, तो फिर इसका यूज बाद में किया जाता है फॉर बायोगैस, ये सब बनाने के लिए इसका यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर लेकिन ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के फीकल मैटर से ऐसी कोई चीज है, बायोगैस नाम की चीज नहीं बनती है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर हम सिमिलर कर देते हैं माइक्रोबियल फ्लोरा को तो यहां पे हो सकता है कि if our intestine harbors microbial flora exactly similar to found in the rumen of cattles, then our digestive system would be able to digest cellulose and methane. तो सेल्यूलोज एंड मीथेन एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर क्या एक चीज़ है, एक चीज़ यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम सेल्यूलोज आ गया है तो एक चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ऐसी चीज़ है जो वेस्टिजियल है, मतलब कहने का कि हम बात करें अपने वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, अपेंडिक्स की हम बात कर रहे हैं। बहुत पहले जब इंसान चीज़ों को जब इंसान एज अ ये जो फ्रूट्स वगैरह हैं जो चीज़ें हैं उसको डायरेक्टली ऐसे कच्चा यूज़ किया करते थे बहुत समय पहले। तो उस केस में था कि प्लांट सेल को जब ये ऐसे डायरेक्टली कंज्यूम करते थे तो प्लांट सेल में मौजूद है सेल वॉल और सेल वॉल में मौजूद है क्या, तो सेल्यूलोज, और इस सेल्यूलोज को भी क्या करना होगा, डाइजेस्ट, तो उसका काम इधर से हो जाता था। अभी हम क्या करते हैं, फूड को कुक करते हैं प्रॉपर, धीरे धीरे ये वेस्टिजियल होता चला गया, मतलब ये जो अपेंडिक्स है ये आउट ऑफ फंक्शन होता चला गया। लेकिन अगर हम लोग कैटल्स में बात करें तो कैटल्स में आज भी सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। तो कहीं ना कहीं अगर उन माइक्रोब्स को अगर इधर शिफ्ट किया जाए तो हो सकता है कि सेल्यूलोज के डाइजेशन में वो हमारी हेल्प करेंगे। और साथ साथ जैसा कि देखा कि फीकल मैटर से लास्टली बायोगैस निकल रहा है, मतलब कि ये जो मीथेन है ये भी रिलीज हो रहा होगा। तो मीथेन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जैसे उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में मीथेन प्रोड्यूस हो रहा है, सेम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी मीथेन प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर कि अगर ऐसा होगा, अगर हम माइक्रोब्स को सिमिलर कर दे तो बहुत सारी चीज़ें एक जैसी हो सकती हैं। इसको भी आप नोट कर लो, इसको भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं कि 10वां सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है, राइट। आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और 10वां सवाल हमसे कहता है कुछ ऐसा कि गिव एनी 2 माइक्रोब्स दैट आर यूजफुल इन बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो 2 माइक्रोब्स यूजफुल हैं उनके बारे में बताना है, ठीक है। तो एक है हमारे पास ई कोलाई है और दूसरा है हमारे पास एग्रोबैक्टीरियम। ये 2 ऐसे बैक्टीरिया, सिर्फ नाम पूछ रहा है ना, जो हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते थे। एक ई कोलाई है और एक एग्रोबैक्टीरियम, इन दोनों का हम यूज करते हैं। आर द 2 माइक्रोब विच आर यूजफुल इन बायोटेक्नोलॉजी। तो आप इसको नोट कर सकते हो, बस इन दोनों के नाम को याद रखना है, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जितना पूछा जा रहा है हमें उतना आंसर करना है, तो हमने उतने को आंसर किया, राइट। आगे चलें, आगे आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक नजर जरूर डालेंगे हम इस पे। कहता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑर्गेनिज्म फॉर ई कोरी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो क्या इसका सोर्स है, तो इसका सोर्स है, तो सोर्स ऑर्गेनिज्म रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इज इशेरिया कोलाई। ई कोलाई से हमें मिलता है। इट इज ए ग्राम नेगेटिव रॉड शेप्ड बैक्टीरिया विच इज फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर ये बैक्टीरिया पाया जा रहा है। और ये और अगर इसकी खासियत, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये ग्राम पॉजिटिव नहीं है, ये ग्राम नेगेटिव है। शेप की बात करें तो ये रॉड शेप बैक्टीरिया और हमें यहीं से मिल जाता है, दैट इज ई कोली, जो है हमें यहां से प्राप्त हो जाता है, दैट इज ई कोलाई से, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसको भी स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12, 12वां सवाल हमारे सामने आ चुका है और 12वां सवाल हमसे क्या कहता है, एक नजर डालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का कहना है ऐसा कि नेम एनी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो किसी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में हमें बताना है। तो बीटी कॉटन जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी नाम के चैप्टर पे आएंगे और बायोटेक्नोलॉजी नाम के चैप्टर को जब हम डिस्कस कर रहे होंगे, एट दैट टाइम हमें ये देखने को मिलेगा बीटी कॉटन के बारे में। तो फिलहाल बात कर लेते हैं कि बीटी कॉटन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप विच प्रोड्यूसेस एन इंसेक्टिसाइड विच मेक्स द प्लांट रेसिस्टेंस टू बॉलवॉर्म। तो इससे क्या होता है, ये बचा रहा होता है। तो एक्चुअली जब कॉटन की खेती होती है उस समय बहुत सारे उस पे जो इंसेक्ट्स हैं वो आकर के अपना फूड लेते हैं, एंड इस कारण से क्या होता है कि ये जो कॉटन का जो प्लांट है वो खराब हो जाता है। तो जरूरत है कि जब इसकी खेती खराब हो रही है और कॉटन की डिमांड है, तो कैसे हम कॉटन की खेती करें। तो इसका सॉल्यूशन ये निकल करके आया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हम ऐसा एक कॉटन प्लांट बनाएंगे जिसको कोई इंसेक्ट नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, और तब जाकर के बनता है हमारा ये बीटी कॉटन। और ये बीटी कॉटन इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट चाहो तो निकाल सकते हैं। 12 सवाल हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने ये आ चुका है। 13वां सवाल हमसे कहता है कुछ ऐसा कि वाई आर ब्लू ग्रीन एल्गी नॉट पॉपुलर एज बायो फर्टिलाइजर्स। अब देखिए यहां पर क्या करेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात हो रही है, मतलब यहां पर साइनो बैक्टीरिया की बात की जा रही है, हम समझ गए। ब्लू ग्रीन एल्गी देख करके कभी तो दिमाग में ये नहीं आता है ना आपके कि ये एल्गी है, और एल्गी हम जानते हैं एल्गी प्लांट होता है, बट ये ब्लू ग्रीन एल्गी इज एक्चुअली ए बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट पॉपुलर एज बायोफर्टिलाइजर्स एज दे प्रोड्यूस स्लिपरी म्यूकस एंड ऑल्सो कॉज एल्गल ब्लूम जैसी चीजों को भी ये कॉज कर सकता है। दैट इज वाई कि हम इस साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी हम कह रहे हैं, हम इसका यूज नहीं करते हैं। इसलिए इसका यूज हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में नहीं कर सकते हैं। एल्गल ब्लूम ही कॉज कर दे, हो सकता है कि बहुत सारे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए ये हार्मफुल साबित हो सकता है, तो हम इसका यूज नहीं करते हैं। सो ये पॉपुलर नहीं है। समझ में आ रही है चीजें? आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ और एक बार देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। राइट, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि विच स्पेशीज ऑफ पेनिसिलियम प्रोड्यूसेस रॉकफोर्ट चीज। तो हमने इस चीज के बारे में देखा है, बिल्कुल माइंड मैप में इसको प्रॉपर मेंशन किया गया है आपके लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो कौन से पेनिसिलियम में कौन सा स्पेशीज जो है वो रॉकफोर्ट चीज को प्रोड्यूस करता है। तो इसके पीछे जो स्पेशीज इन्वॉल्व हैं पेनिसिलियम का रॉकफोर्ट चीज के लिए, उसका नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। तो पेनिसिलियम रॉकफोर्टी नाम का ये जो पेनिसिलियम है, इससे हमें क्या मिल जाता है, इससे हमें रॉकफोर्ट चीज हमें देखने को मिलता है, ये बना रहा होता है। ठीक है, आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। आप इसको नोट कर सकते हो, आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं, बस छोटा सा है कि इसको याद करना है, आपको इस नाम को याद कर लेना है। और नाम कैसे नहीं याद होगा, रॉकफोर्ट चीज है और यहाँ पे पेनिसिलियम रॉकफोर्टी है, आराम से याद हो गया। क्वेश्चन में आंसर था, पेनिसिलियम लिख दिया और रॉकफोर्टी कर दिया, बस हो गया, हमें मिल गया उस स्पेशीज का नाम। राइट, आसान है, नोट कर सकते हैं। आगे चलें, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में है कि नेम द स्टेट्स इन्वॉल्वड इन द गंगा एक्शन प्लांट। जीएपी की बात हो जा रही है। इस गंगा नदी को साफ करने के लिए, जो गंगा नदी जिसको इतना प्योर माना जाता है वो जो पॉल्यूट हो चुका है, तो उसको साफ करने के लिए गंगा एक्शन प्लान चलाया जा रहा है। तो हमें पूछा, हमसे ये जा रहा है कि किन किन स्टेट्स में ये गंगा एक्शन प्लान हमें देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है कि जिन जिन स्टेट्स के थ्रू होते हुए ये गंगा रिवर निकलती है, रिवर गंगा, उन सारे स्टेट्स में काम चलाया जा रहा है। तो शुरू होता है, हम यहां से देखते हैं कि झारखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल इसमें देखने को मिलता है। यूपी में सबसे ज्यादा रिवर गंगा सबसे ज्यादा यूपी में है, फिर बिहार में है, झारखंड के कुछ छोटे से हिस्से में, फिर वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिलता है। तो इन सारे स्टेट्स में जो है वो ये गंगा एक्शन प्लान चलाया जा रहा है। और इसका मुद्दा यही है कि रिवर गंगा को
इसका मुद्दा यही है कि किसी भी तरीके से रिवर गंगा को क्या करना है, तो रिवर गंगा को क्लीन करना है। और एक तो ऐसा है कि रिवर गंगा के साइड बड़े बड़े शहरों का वास है। अगर हम यूपी में ही बात करें तो हमें वाराणसी है हमारे पास, पटना बिहार की बात करें तो हमें पटना देखने को मिलता है। और ये ऐसे शहर हैं जो वेस्ट ज़्यादा रिलीज करते हैं, और उसके कारण से ये होता है कि आपको यहाँ पर क्या है कि गंगा नदी में पॉल्यूशन देखने को मिलता है। मेडिकल कॉलेजेस, जैसे पटना की बात की जाए तो पटना मेडिकल कॉलेज जो है वो ऑलमोस्ट गंगा नदी के किनारे हैं, एंड होता है वेस्ट को रिलीज करते हैं उधर। तो इस केस में हमें क्या देखने को मिलता है कि रिवर गंगा जो है वो पॉल्यूट होती जा रही है, तो उसको साफ करने के लिए चलाया जा रहा है प्रोग्राम। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ की, उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि नेम एनी टू इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट एंजाइम्स। तो इंडस्ट्रियली कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स के नाम लेने दो। तो पहला है लाइपेज और दूसरा है अमाइलेज। लाइपेज की बात करें तो इट इज यूज्ड इन द रिमूवल ऑफ ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द क्लोथ्स एंड इट इज यूज्ड वाइडली इन द डिटर्जेंट्स। तो ऑयली स्टेन्स देखिए जनरली होता है जब कपड़ों पे ऑयल गिर जाता है तो कहा जाता है कि स्टेन जो इस पे लग गया है इसको निकालना मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल होता है। तो उसको कैसे निकालते हैं, तो उसको निकालने के लिए फिर यूज करते हैं हम एंजाइम्स, जैसे लाइपेज हो गया। तो इसके मदद से क्या है कि ऑयल स्टेन्स जो है हम उसको इजिली रिमूव कर पाते हैं। दूसरा है हमारे पास एमाइलेज। अब एमाइलेज का क्या काम है, तो एमाइलेज इज यूज्ड इन द फूड एंड फर्मेंटेशन इंडस्ट्री। तो इसको फूड एंड फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, और इस एंजाइम का नाम है अमाइलेज। तो सवाल में हमसे दो चीजें पूछी गई, दो एंजाइम्स के बारे में, हमने उसका आंसर भी किया। एक लाइपेज है, दूसरा अमाइलेज। लाइपेज ऑयल स्टेन्स को निकालने में आ रहा है काम, अमाइलेज जो है वो फूड एंड फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। आप इसको भी नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ की, उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ और देखते हैं कि 17वां सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 की डिमांड ये है कि नेम एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। तो एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के बारे में हमें बताना है, बस उसके नाम को बताना है। तो एक ऐसा एजेंट, उसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए, और ये साइक्लोस्पोरिन ए इज ए इम्यून सप्रेसिव एजेंट प्रोड्यूस्ड बाय द ट्राइकोडर्मा पॉलियोस्पोरम फंगस। तो यहाँ पर ट्राइकोडर्मा पॉलियोस्पोरम फंगस से हमें ये मिल जाता है, दैट इज की साइक्लोस्पोरिन ए। और ये कैसे काम करता है, तो ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में ये काम कर रहा होता है। ठीक है, नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। 18वां सवाल हमारे पास ये आ गया। क्वेश्चन है कुछ ऐसा कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रॉड शेप्ड वायरस। वायरस, बैक्टीरिया नहीं। जनरली रॉड शेप सुनते हैं हम क्या कहा जाता है, लैक्टोबैसिलस की तरफ, लेकिन वो बैक्टीरिया है। यहां पर वायरस के बारे में बात की जा रही है। तो एग्जांपल ऑफ द रॉड शेप वायरस इज TMV, दैट इज की टोबैको मोज़ैक वायरस। तो टोबैको मोज़ैक वायरस जो है वो रॉड शेप वायरस है। तो इसका शेप कैसा है, रॉड शेप्ड है। विच कॉज द डिजीज इज नोन एज द मोज़ैक डिजीज इन टोबैको लीव्स। तो टोबैको लीव्स में मोज़ैक वायरस कॉज करता है, और इस वायरस का नाम है टोबैको मोज़ैक वायरस। रॉड शेप का वायरस है ये। बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक। स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, नोट कर सकते हैं। कोई डाउट हो मन में तो उसको भी आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ कि 19 क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, देखिए 19 क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि व्हाट इज द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन बोथ द रूमेन ऑफ कैटल एंड स्टेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। रूमेन ऑफ कैटल एंड सीवेज ट्रीटमेंट। तो कैटल से हमें क्या मिल जाता है, कैटल के डंक से हमें क्या मिलता है, तो हमें मिल जाता है बायोगैस मिलता है। तो इससे हमें समझ जाना चाहिए कहीं ना कहीं मीथेन का, यहां पर मीथेन के बारे में बात की जा रही है। और सेम चीज है कि सीवेज ट्रीटमेंट में भी यूज किया जा रहा है। तो सीवेज ट्रीटमेंट में भी यहां पर मिथेनोजेंस का यूज किया जाता है। तो मीथेन किस बैक्टीरिया से निकल करके आएगा, तो कॉमन सी बात है मिथेनोजेन से निकल करके आएगा। मिथेनोजेन का यहां पर यूज होगा। तो मिथेनोजेंस जो हैं वो हमें इस वाले केस में भी देखने को मिल रहे हैं, और एज वेल एज जो हम सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं इनमें भी देखने को मिलते हैं। तो मिथेनोजेंस आर द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया found in both the rumen of cattle and sludge of sewage treatment.
तो मिथेनोजेंस रिलीजेस मीथेन गैस, और मिथेनोजेंस क्या करते हैं, मीथेन गैस को जो है वो रिलीज कर रहे होते हैं। काफी आसान सा सवाल हमसे पूछा जा रहा है क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। आगे चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या बोल रहा है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन हमसे कहता है कि नेम है माइक्रोब यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्विस चीज। तो सवाल कहीं ना कहीं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था उधर ये हम जा रहे हैं, तो एक ऐसे माइक्रोब का नाम बोलना है जो स्विस चीज के प्रोडक्शन में, जिसका स्विस चीज बनाने में जिसका हम यूज कर लेते हैं। तो माइक्रोब विच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्विस चीज इज पेनिसिलियम शर्मा, which consumes the lactose protein and lactose protein in the cheese to form lactic acid। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। पेनिसिलियम शर्मान का हम यूज करते हैं, राइट, स्विस चीज बनाने के लिए। इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। किसी तरीके का डाउट अगर आपके मन में रह गया हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से कंप्लीट किया हमने अपने इस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से 20 सवाल को कंप्लीट। किसी तरीके का अगर मन में डाउट है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। और एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए, दैट इज अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मिलता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम की हम बात करें या बात करें हम सीबीएसई हिंदी मीडियम की, या फिर हम बात कर सकते हैं डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, सबकी तैयारी करवाई जाती है बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके बोर्ड एग्जाम्स जो बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं, इसके प्रिपरेशन के लिए भी मैग्नेट ब्रेन्स आपको बहुत सारे वीडियोस दे रहा है। तो उन वीडियोस को देखना है। वीडियोस आप कहाँ देख सकते हैं, तो हमारे यूट्यूब के चैनल पे, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को, या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.magnetbrains.com। यहाँ आना है, क्लास को चुनना है, सब्जेक्ट पे जाना है, अपने चैप्टर को चुनना है, लेक्चर्स को चुनना है, नॉलेज को बढ़ाना है, एग्जामिनेशन में रॉक करना है। तो इन्हीं अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।